Today what we are going to do is कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है. दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, जो से मैंने आपको बताया. सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स. Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. हम कर रहे हैं क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस. Today what we are going to do is the second half of the chapter along with the questions and answers. So without wasting any further time, let's get into the chapter. अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है साउथ अफ्रीका के माध्यम से. साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये आप अपने फर्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम पढ़ने वाले हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, बिल्कुल मैं आपको एक थोड़ी सी समरी दे देता हूँ ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. इस समरी में ही ऑलमोस्ट कुछ कवर हो जाएगा. फिर देन विल गो लाइन बाय लाइन एज वी डिड इन द फर्स्ट पार्ट. सो बेसिकली क्या है कि अब ये बताने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैराग्राफ. सो बेसिकली ये बताने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस को पढ़ने वाले हैं. ये हम आगे करने वाले हैं. बट अब इस चैप्टर में, अब जब हम अंत पे आ रहे हैं, तो अब हमारे को समझना जरूरी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है. इसको समझो. ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. एक तरफ मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट प्रोविजंस और एक तरफ कह रहा हूं फिलॉसफी. एग्जैक्ट प्रोविजंस मतलब लाइन बाय लाइन क्या नेचर है हमारे संविधान का प्रोविजन वाइज, वो हम एक अलग उसमें करेंगे, डिटेल उसमें जाएंगे. बट हर चीज का ना एक ओवरऑल एस्पेक्ट होता है, एक ओवरऑल नेचर होता है, एक ओवरऑल फिलॉसफी होती है. जैसे हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक, उसके नेचर के कैरेक्टरिस्टिक एटसेट्रा. बट उसकी एक फिलॉसफी होगी उसकी, जो उसकी ओवरऑल फिलॉसफी होगी. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस हैं. बट हमारे को यहां पर इस चैप्टर के ऑलमोस्ट अंत तक आते आते हमें यह पढ़ना है कि इसकी फिलॉसफी क्या है, ओवरऑल नेचर क्या है. और इसको पता करने का हमारे पास दो ही तरीका है. पहला तरीका यह है कि पहले तो संविधान के माध्यम से ही हम समझ लें कि संविधान की फिलॉसफी क्या है, संविधान का नेचर क्या है. और संविधान खुद कैसे बताएगा कि मेरी नेचर या मेरी फिलॉसफी कैसी है? वो बताएगा अपने एक कंपोनेंट के थ्रू जिसे हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं. ये प्रीएम्बल क्या है, कैसे है, क्या इसका आइडिया, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को कैसे जान लें, बाय अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ पीपल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब संविधान के बारे में लोगों का जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक्टिवली या पैसिवली, उनका क्या व्यू है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. अगर हम ये समझ लेते हैं तो इन दो तरीकों से, कि एक तो प्रीएम्बल को पढ़ के, या फिर दूसरा जो लीडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो व्यू है देख लें हम अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल नेचर या ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. सो इसमें बेसिकली क्या बात की गई है, इसमें तीन चीजों का एग्जाम्पल लिया हुआ है. पहला गांधी जी का एग्जाम्पल लिया है, फिर जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल लिया है, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक एग्जाम्पल लिया है प्रीएम्बल के माध्यम से. पहले हम ये समझ लेते हैं कि गांधी जी का क्या कहना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई और उन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग थे जिनको कि हमने ऊपर पिक्चर्स के माध्यम से देखा था. पर उसमें एक पिक्चर आपने नहीं देखी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर की तरह, और वो थे बहुत फेमस महात्मा गांधी जी. तो गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट उसके बावजूद उनकी जो सोच थी, आपको हम जानते हैं कि उनके कितने ज्यादा फॉलोअर्स थे, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बैठे हुए थे. तो गांधी जी डायरेक्टली तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया संविधान बनाने में, बट उनकी जो वैल्यूज थी उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो उनके फॉलोअर्स ने इंश्योर किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने. इसके बाद
उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उनके जो ख्यालात थे आगे के लिए, इंडिया के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद, वो उसके बारे में एक स्पीच है जो हम आगे देखेंगे। फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी जो कि टिरानी विद डेस्टिनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि टिरानी विद डेस्टिनी किसने लिखी है या ये किसकी स्पीच है, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट फैक्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, हम उनको भी देख लेंगे। और लास्ट में प्रीएम्बल की बात आएगी। जब प्रीएम्बल आएगा तब हम बताएंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है। फिलहाल जितना मैंने अभी आपको बताया उसको लाइन बाय लाइन फटाफट खत्म कर देते हैं, है ना। This book we shall study the exact provisions of the constitution on different subjects. हम different subjects के ऊपर exact provision क्या है constitution के आने वाले chapters में पढ़ेंगे। पर इस स्टेज में, at this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in 2 ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. मैंने आपको बताया यही 2 तरीके हैं, या तो लीडर्स का ओपिनियन जान लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का ओपिनियन जान लीजिए अबाउट इटसेल्फ। और वो कैसे होगा? थ्रू प्रीएम्बल। ओके, व्हाट इज प्रीएम्बल विल स्टडी, डोंट वरी, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड। अच्छा, ये हो गया, दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, जैसे मैंने आपको बताया। लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन। अब पहले गांधी जी की और नेहरू जी की जो चीजें हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रीएम्बल क्या होता है और प्रीएम्बल क्या बताता है कि हमारी फिलॉसफी क्या है। सबसे पहले, some of you, the dream and the promise, some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. अब ये बात कर रहे हैं कि वो जो हमने sketches देखे थे ऊपर, उनमें एक नाम मिसिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वो किसका होगा? गांधी जी का। तो अगर आपको कोई ऑप्शन देता है कि who among the following was not a member of constituent assembly, आप महात्मा गांधी वहां पर होंगे ऑप्शन, आप उनको टिक कर सकते हैं। सो महात्मा गांधी, he was not a member of the constituent assembly. Now this is a goddamn important line, आप इसको भूलिएगा मत। He was not a member of the constituent assembly, yet there were many members who followed his vision. As I said कि मगर बहुत सारे फॉलोअर्स थे उनके जो उस constituent assembly के पार्ट थे। तो क्या होता है? तो yet there were many members who followed his vision years ago. Writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. So basically 1931 में एक्चुअली उनकी एक मैगजीन आती थी। दिस इज अनदर क्वेश्चन कि ये जो यंग इंडिया है, ये मैगजीन किसके द्वारा लिखी जाती थी? तो यंग इंडिया मैगजीन लिखी जाती थी गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी के 2 तरीके के क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। एक बन गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्टिसिपेंट नहीं थे वो, और दूसरा ये कि वो जो है यंग इंडिया के भी राइटर थे। ठीक है, तो यंग इंडिया उन्हीं की मैगजीन थी। तो यंग इंडिया में 1931 में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो कैसा होना चाहिए, ये उनके व्यूज थे, और वो व्यू इसके अंदर लिखे हुए हैं। क्या बताते हैं ये? आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रॉलडम एंड पैट्रोनेज. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India which all communities shall live in perfect harmony. Basically ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे इंडिया का निर्माण करना चाहते थे ये, जहां पर सारे लोग इक्वल रहें, जहां लोग सब भाईचारे के साथ रहें, कोई हाई क्लास और कोई लो क्लास ना हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा गांधी जी चाहते थे। There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. Now what he expects is कि एक हम ऐसा इंडिया बनाए जहां पर किसी भी तरीके का नशा, चाहे वो ड्रग्स के मामले उससे हो, चाहे वो अल्कोहल के उससे हो, उससे इंडिया फ्री रहे और अनटचेबिलिटी से फ्री रहे। नाउ व्हाट इज अनटचेबिलिटी? इज अनटचेबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी एक इंडिविजुअल से एक घृणात्मक, एक दूरी वाला व्यवहार करते हैं जस्ट बिकॉज उसका बर्थ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में हुआ है, तो उसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। पहले ये बहुत ही स्ट्रांगली प्रैक्टिस होता था, अब ये काफी डाइल्यूट हो गया है, शहरों में तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया है। तो गांधी जी ये चाहते थे कि ये अल्कोहल, ये ड्रग्स, ये अनटचेबिलिटी से इंडिया बिल्कुल फ्री होना चाहिए।
Women will enjoy the same right as men. I shall be satisfied with nothing else. इसके अलावा और कोई चीज मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जो भी मैंने यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर ऐसा भारत बनता है तो इससे मतलब इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इससे कम में मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। अब जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो ये बात समझ रहे होंगे कि यंग इंडिया के इस लेख के ऊपर गांधी जी की इनडायरेक्टली कितनी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रही हैं। हालांकि क्लास 9th के लोग जो हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद उनको नहीं पता होगा, बट अगर यूपीएससी वाले फॉलोअर्स देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये दोनों ही किस में आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48, राइट, ये उसके अंदर आता है। इसके अलावा अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 फंडामेंटल राइट, ये उसके अंदर आता है। तो गांधी जी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो किया, बट उनके व्यूज बहुत हद तक हमारे संविधान का पार्ट हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, लेट्स गो अहेड। इनको प्लीज डू नॉट इग्नोर दी स्केचेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। और इनका क्या, ये कहाँ पैदा हुए, इन्होंने क्या पोर्टफोलियो होल्ड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यू मस्ट रिमेंबर इट। Questions can come from this part also. This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. So basically ये जो inequality को इंडिया से बाहर फेंकने का इनका पूरा जो मन था, और गांधी जी का जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि भाई इसको बाहर फेंक देना चाहिए हमारे को, इस तरीके की अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस या फिर इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस, इससे बिल्कुल सिमिलर व्यू रखते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनका भी यही बिलीफ था कि भाई ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट दोनों के तरीकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। गांधी जी किस तरीके से अनटचेबिलिटी और ये डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते थे और अंबेडकर कैसे हटाना चाहते थे, इसके जो वेज थे, डेस्टिनी सेम थी, अनटचेबिलिटी हटाना है, डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, बट ये कैसे हटाना है उसके जो वेज थे वो काफी डिफरेंट थे। यहां उसका उल्लेख नहीं है, बट लेट मी टेल यू कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि ये जो कास्ट सिस्टम है यही डिस्क्रिमिनेशन का मेन रूट कॉज है, हमें इसको ही उठा के फेंक देना चाहिए। पर गांधी जी का सोचना ऐसा था कि कास्ट सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, इससे हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें जो मन में एक दूसरे के लिए द्वेष है उसको खत्म करने का काम करना चाहिए। ये बेसिक उन दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। हालांकि दोनों के गोल सेम थे, बट द वे ऑफ रिमूविंग द वे ऑफ रीचिंग टू द गोल वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, in his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. ये जो पार्ट था ये उन्होंने अपने मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में लिखा था, जो बाद में बहुत सारे पॉइंट्स इसके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ झलकते हैं। इनफैक्ट ये पॉइंट भी कि सेम राइट होना चाहिए मेन और औरतों का, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। अब ये वाली जो स्पीच है इनकी, ये तब है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये स्पीच दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये अपनी एंजाइटी मतलब अपनी परेशानी साफ साफ बता रहे हैं। इस पैराग्राफ को मैं लाइन बाय लाइन नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको इसमें बता देता हूं कि यहां पर इनको पता चल चुका था कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नाम की चीज आने वाली है, 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो उनको ये लगा कि पॉलिटिकली तो भाई ठीक है 1 पर्सन 1 वोट होगा, 1 पर्सन 1 वोट का मतलब ये हो गया कि सब लोग इक्वल हो गए पॉलिटिकली। बट उनका कहना यह था कि सोशली और इकोनॉमिकली ये 1 पर्सन 1 वोट का चीज नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की स्थिति है। एक बोल रहा है हाँ, एक बोल रहा है ना। अब आप समझो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब जब आप फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझो, आपके पापा ने बोला प्लेट रख दो नीचे, आपकी मम्मी ने बोला प्लेट ऊपर उठा लो, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑर्डर्स मिल गए। एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अपोजिट। वैसे ही गांधी जी ने बोला कि आपने पॉलिटिकली तो दे दिया है ये 1 पर्सन 1 वोट का चीज, इसका मतलब इक्वालिटी है, बट सोशली और इकोनॉमिकली हमारे को बहुत टाइम लगेगा और हम पता नहीं कब तक इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाली स्टेट तक गुजरते रहेंगे। मैं चाहता हूं आप इस पैराग्राफ को खुद से पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं।
लेट्स गो ऑन टू द थर्ड स्लाइड। अब देखो, फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो फेमस स्पीच। कौन सी वाली? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली। ये स्पीच हम आज देखेंगे। इस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जो स्पीच है, ये जो मिडनाइट स्ट्रोक और ये वाली, ये जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये किसका है? Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947. अब now just understand the timing. 15th August 1947 को Constituent Assembly की मीटिंग्स होना शुरू हो चुकी हैं। देश अभी आजाद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी दूर दूर तक नहीं बना है। 1950 में जाके जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आने वाला है और 1949 26 नवंबर को जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सो यहां पे वो क्या कहते हैं, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट मतलब होता है, ट्रिस्ट मतलब क्या है इसको आप समझो ध्यान से। ट्रिस्ट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट, एक जगह, एक मीटिंग जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड थी। तो ये बोल रहे हैं कि ये डिसाइडेड थी डेस्टिनी के साथ हमारी ये मीटिंग। एंड हाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होनली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली। सो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें आज़ादी तो मिल गई, बट हमारे वो सारे जो प्लेजेस जो हमने लिए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और वो प्लेजेस हम एक साथ पूरे नहीं भी कर सकते, कहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, हमने बहुत वादे लिए, हमारे ऊपर बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्कलोड है। हम एक साथ ये सारे वादे, ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और हमको देश को धीरे धीरे करके उन जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आते जाएंगे, हम अपने उन वादों को पूरा करते जाएंगे। देश के प्रति समर्पित रहना है। At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to the life and freedom. अभी बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट स्ट्रोक को क्या होगा, जब सारी दुनिया सो रही होगी तो भारत जो है, हमारा प्यारा भारत, वो जागेगा आजादी के लिए। A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to service of India and her people and to the still larger cause of humanity. So basically he's appealing to the members of the Constituent Assembly that we shall dedicate our lives to the people of India and to the service of India. That is what he is urging. Freedom and power bring responsibility. It's a very super powerful statement कि जब पावर आती है तो उसके साथ आती है responsibility. With great powers comes a greater responsibility. That's what they say, right? The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. So basically ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आज़ादी तो मिल गई बट उससे पहले पार्टीशन हुआ, और इस पार्टीशन से हमारे दिल काफ़ी गमगीन हैं। Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. So past अब भुलाने के टाइम आ गया है, हमारा इंतजार हमारा कल का सवेरा कर रहा है। That future is not of the ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and that one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe out every tear from every eye. So basically whom he is referring to? He is basically referring to Gandhi ji. So ये गांधी जी का सपना था कि हिंदुस्तान की हर आंख से हर आंसू साफ हो जाने चाहिए, हमें इस तरीके से भारत की सर्विस करनी है। That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our will work not be over. So ये बता रहे हैं जब तक कि एक भी आंख में हिंदुस्तानी, किसी भी हिंदुस्तानी की आंख में आंसू है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमारा काम चलता रहेगा। आज़ादी के साथ उन्होंने आगे का पाथ भी दिखा दिया कि हमारा पाथ किस तरफ होगा, हमारी क्या जिम्मेदारी है। ओके
अब ये है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं आपको प्रियम्बल के बारे में बताता हूं कि प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल मतलब होता है आइडेंटिटी कार्ड। इट्स अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो किताब के आगे एक प्रीफेस होता है, उस प्रीफेस के अंदर उस किताब के अंदर क्या लिखा है वो चीज बखान की जाती है कि ये ओवरऑल ये बुक किसके बारे में है, जिसको पढ़ के एक रीडर ये समझ लेता है कि इस बुक के अंदर क्या है, मोटा मोटी मतलब ब्रॉडली इसके अंदर क्या चीजें हैं। उसको पढ़ के फिर इंसान डिसाइड करता है कि इंसान को वो बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, या फिर अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट पता कर सकता है, ओवरऑल नेचर पता कर सकता है। वैसे ही जैसे आइडेंटिटी कार्ड जो होता है आपका, वो ये बताता है कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, वैसे ही वो जो क्या बोलते हैं जो प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी बताता है। अब ये जो प्रियम्बल का आइडिया है, माफ करिए, सबसे पहले जो प्रियम्बल का ये जो आइडिया है ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये आइडिया लिया गया है प्रियम्बल का। अब जाहिर सी बात है कि यूएसए का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए के पास भी प्रियम्बल है, हमारे पास भी प्रियम्बल है। तो यूएसए का प्रियम्बल ये कहता है, मगर ये कहता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं यूएसए बना कहते, तब आप प्रियम्बल उसका अच्छे से समझ पाओगे। 50 कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। उन स्टेट्स ने सोचा अगर हम लोगों को ताकतवर बनना है पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, कि ताकि हम पे कोई आके राज ना करे, हम पे कोई अटैक ना करे, अगर हम साथ में रहेंगे तो ज्यादा मजबूत रहेंगे, चाहे इकोनॉमिक पर्पज से रहें या मिलिट्रीली पर्पज से रहें। तो ये सारे देश साथ में आते हैं, साथ में मिलकर एक देश बनाते हैं जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए। और ये प्रियम्बल यही बताता है, क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एस्टैब्लिशेस जस्टिस इन सिक्योर डोमेस्टिक इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, प्रमोट द जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी टू आवरसेल्फ एंड आवर पोस्टेरिटी टू ऑर्डेन, आई एम सॉरी गाइस, इसका ना मेरे को यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, एक सेकंड, ऑर्डेन एंड एस्टैब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूएसए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल दी स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ यूनियन, ठीक है, क्योंकि ये फेडरेशन है और इन लोगों ने साथ में आए हैं इसलिए इसको यूनियन बोला जा रहा है। सो दिस इज हाउ द यूएसए फॉर्म्ड एंड दिस इज व्हाट द प्रियम्बल ऑफ यूएसए लुक्स लाइक। ऐसे ही ये साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे को, मैं आपको ये बता रहा हूं अभी। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन begins with a short statement of its basic value. This is called as preamble to the constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitutions with preamble. So basically what they are trying to say here is कि, और एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, जब पूरा संविधान बन गया लास्ट में हमने प्रियम्बल को ऐड किया। द लॉजिक ऑफ डूइंग दिस वाज टू अंडरस्टैंड एंड टू कंफर्म कि जो पूरा संविधान है उसके हिसाब से ही हमने प्रियम्बल बनाया। आप सोचो, एक बड़ी किताब के हिसाब से तो एक छोटा सा चीज लिख सकते हो, एक छोटी सी चीज के हिसाब से बड़ा किताब तो नहीं लिख सकते। तो पहले पूरा संविधान बना, फिर सबको समझ में आ गया अच्छा इसका ये नेचर है, उसके बाद लास्ट में प्रियम्बल ऐड किया गया। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रियम्बल हमारे को बताएगा। वैसे तो ये प्रियम्बल को याद होना चाहिए जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि ताकि ये उनको काफ़ी मदद करता है। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, वो मैं अभी बता देता हूँ। हमारा प्रियम्बल ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do here adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम अगर देखें तो हमारे को कुछ पार्ट्स नजर आ सकते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि इसको यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ये इतनी ज्यादा पावर कैसे मिलती है। तो वो मिलती है किससे, इससे, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
हम ही लोगों ने इंडिया को सॉलेमली रिजॉल्व करके ये सोचा है कि हम इंडिया का नेचर कैसा रखेंगे या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा करेंगे। सोवरेन रखेंगे, सोशलिस्ट रखेंगे, सेक्युलर रखेंगे, डेमोक्रेटिक रखेंगे, रिपब्लिक रखेंगे। उसके बाद क्या है, ये तो नेचर हो गया। और हमारे सामने गोल्स क्या हैं? गोल्स होंगे हमारे सामने जस्टिस दिलाना, लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये हो गया इसका तीसरा कंपोनेंट। एक हमने देख लिया अथॉरिटी कहां से मिल रही, दूसरा हमने देख लिया नेचर। ये है नेचर, ये है अथॉरिटी और ये है हमारा गोल। ये है हमारा गोल। और लास्ट में आता है हमारी डेट कि किस डेट को हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो वो हो गई हमारी 26th डे ऑफ नवंबर 1949। अब इसके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, हमें उन वर्ड्स का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये है इस पूरे चैप्टर का सबसे कोर पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम उन सारे वर्ड्स को समझेंगे कि वो क्या है। सबसे पहला वर्ड आता है हमारे सामने सोवेरेन। सोवरेन का मतलब यह हो गया कि हमारा देश आजाद है और हम फ्री हैं अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। यानी कोई बाहरी ताकत हमें ऑर्डर्स नहीं देगी कि हमें हमारे देश को कैसे चलाना है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। दूसरा है वर्ड, आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसका यही मतलब है, मैं रीड नहीं कर रहा इसे। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब ये एक पॉलिटिको इकोनॉमिक वर्ड है जहां पर सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समाज स्थापित करना जो कि इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर हो, जहां कोई अमीर गरीब या ऊंचा नीचा ना हो। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार का नियंत्रण हो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर। सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार जो है, जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे सामने जो भी चीजें हैं, उनको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी। हालांकि हमारा देश जो है पूरी तरह सोशलिस्ट नहीं है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। तीसरा वर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है जहां कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन ज्यादा बड़ा या कोई बाकी रिलीजन छोटे नहीं है, यानी सारे रिलीजन इक्वल हैं, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट है और हमारा देश किसी को भी ऑफिशियल रिलीजन कंसिडर नहीं करता। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारे देश के पड़ोसी देश पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, यानी उन्होंने क्या किया है, इस्लाम को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया है। बट क्या हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री है, हमारे यहां सारे रिलीजन बराबर के हैं। डेमोक्रेटिक। वर्ड डेमोक्रेसी हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं। शॉर्ट में अगर समझें तो डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पर जनता प्रधान है, जहां पे जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है और मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। सरकार बनती है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर सारे क्लासेस इक्वल है, कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है और जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड हेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब जहां पे लोग, जो भारत की जनता है, जो भारत के नागरिक हैं, वो वोट करके इलेक्ट करें हेड को, और या फिर उनके चुने हुए प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स उनको चूज करें या इलेक्ट करें। अगर डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाता है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं, और अगर इंडिया के लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो इलेक्ट करते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने हेड ऑफ द स्टेट को। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब हो गया इंसाफ दिलाना। जब लोगों को इंसाफ मिले बिना उनके ग्राउंड्स को, बिना उनके बैकग्राउंड को देखे हुए, उसे हम कहते हैं रियल जस्टिस। जब हम ये ना देखें कि वो किस कास्ट का है, जब हम ये ना देखें वो किस रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर का है, तो हम ये जो पूरा जस्टिस है उसको हम ले पाएंगे। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी। आजादी हमारे सोच की, हमारे बोलने की।
हालांकि ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे करें। वही संविधान जो हमें आजादी देता है सोच की और बोलने की, वही सेम संविधान अंदर सब क्लॉजेस ये भी बताता है कि कौन से केसेस में स्टेट चाहे तो इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इक्वालिटी का मतलब हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि सब लोग बराबर के हैं। और ऐसा संविधान कैसे इंश्योर करता है? अलग अलग तरीके की इक्वालिटी को गारंटी करके अपने अलग अलग प्रोविजंस के हिसाब से। जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे होगी? जब आप राइट टू वोट यूएएफ के बेसिस पे देंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे देंगे। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ऑडी वाला या फिर रिक्शे वाला दोनों ही जो है लाइन में लग के वोट देते हैं, किसी के लिए कोई अलग से लाइन नहीं बनती है। दूसरी बात यह कि दोनों के वोट की सेम वैल्यू होती है, हर इंसान को एक ही वोट करने का अधिकार मिलता है। इससे एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जारी होता है। लास्ट आता है फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना। जब ऐसा होगा तो देश बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपस में क्लैशेस होंगे, और जब क्लैशेस होंगे तो अनवांटेड रिसोर्सेज का जो वेस्टेज होगा वो होगा, प्रॉपर्टी डैमेज होगी और देश पीछे जाता रहेगा। इसी के साथ हमने हमारा प्रीएम्बल कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में पढ़ लेते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements. हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में फिट करते हैं। जो उसके प्रोविजन है वो इंस्टीट्यूशन वाइज उसको फिट किया जाएगा, तब जाके वो एक अच्छी तरीके से उसके फिलोसॉफिकल वैल्यूज सामने निकल के आएगी। केवल वर्ड्स नहीं है, केवल आइडिया नहीं है, बल्कि इट इज एन एप्लीकेशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document. As I have already told you that India's constitution is the lengthiest written constitution of the world. Okay. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. एक important चीज, हमारा संविधान जो है वो एक ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है और उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दैट फ्रीडम दैट वी कैन मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी एज इन नॉट वी बट आर रिप्रेजेंटेटिव्स sitting in the parliament. They can make changes in the constitution but without altering the basic structure of the constitution. जो basic structure है उसको change नहीं किया जा सकता, मगर हाँ उसके provisions को change किया जा सकता है। और ये बहुत ही important aspect है, क्योंकि बदलते समय के साथ हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही इस देश का, इस दुनिया का एकमात्र नियम है। उसे हमें वेलकम करना चाहिए। हमारे जो चेंज इन टाइम है उसकी नीड्स के हिसाब से हमें संविधान को भी मोल्ड करना पड़ता है। So ये क्या बोल रहे हैं? Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society. They did not see it as a sacred, static and unalterable law. They made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान को, संविधान के जो मेकर्स थे उन्होंने कोई सेक्रेड नहीं बना दिया। सेक्रेड मतलब होता है एकदम पवित्र, पायस, जिसको कि हम चेंज ही ना कर सके, जिसे हम जिसको चेंज करने की हम सोच भी ना सके। ऐसा संविधान नहीं बनाया है। संविधान ऐसा बनाया है, उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस डाले हैं जिससे कि ये हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है। हालांकि कुछ प्रोविजंस रिजिड भी रखे हैं जिनको चेंज करना बहुत आसान चीज नहीं है, और कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जो बेसिक हैं, बेसिक नेचर है, जिसको चेंज किया ही नहीं जा सकता। The Constitution describes institutional arrangements in a very legal language. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. Yes, it is true. अगर आप संविधान को बिल्कुल उसी लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पहली बार में हो सकता है केवल 10% समझ में आए, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लॉयर्स की लिखी हुई लैंग्वेज है, जिसके वजह से वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती समझना। बट जब आपने इसका ओवरऑल नेचर समझ लिया, फिलॉसफी समझ ली, तो उसको समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी। लास्ट में क्या बोल रहा है? लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। बाकी संविधान की तरह इसमें भी आपको बताया जाता है
कि देश में लोगों को चुना कैसे जाएगा, सरकार कैसे बनेगी। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर्स टू टेक विच डिसीजंस। वो ये भी बताता है कि लोगों के पास कितनी पावर होगी, जो पॉलिटिकल पावर होगी वो कितनी होगी, और उस पावर की रिस्ट्रिक्शन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल, कि लोगों के पास राइट्स कितने हैं और लोगों जो पॉलिटिकल पावर कितनी है, दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, वो सब संविधान ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। And it puts limits to what the government can do by providing some rights to a citizen that cannot be violated, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके बाद कुछ ये टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको कि हमने अपने चैप्टर के अंदर कवर किया है। आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप इन टर्मिनोलॉजीज को देखिए, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता, वैसे तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी स्टेट टर्म, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू पुट देम इनटू कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपने मेरे वीडियो को अब अच्छी तरीके से समझ लिया है, सुन लिया है, तो अब आपके लिए ये एक्सरसाइज एक फन एक्सरसाइज होगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि here are some false statements, identify the mistake in each case and rewrite these correctly based on what you have read in this chapter। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैं आपको आंसर्स नहीं लिखाने वाला। आंसर्स के लिए आपके पास बहुत सारे पोर्टल्स रहे। इनफैक्ट सीबीएसई एनसीईआरटी का अपना एक पोर्टल है जिसके के माध्यम से आपके टीचर्स भी आपको आंसर्स लिखाते थे या लिखाते होंगे। मेरा काम है आपको इन आंसर्स का कॉन्सेप्ट समझाना, कि ताकि आप एक बार ये समझ जाए इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या हैं, क्लियर हो गए आपके। उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं इफ इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो सबसे पहला क्या है? लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इस स्टेटमेंट में और बाकी स्टेटमेंट्स में एक ना एक पार्ट है जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें आइडेंटिफाई करना है वो क्या है और उसको ठीक करना है। क्या जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन था क्या? क्या ओपन माइंड थे क्या कि हाँ देखेंगे डेमोक्रेसी होगी या नहीं डेमोक्रेसी होगी, क्या करना है वो देखेंगे? दे वर वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट इट हैज टू बी अ डेमोक्रेसी। इतने साल अंग्रेजों के सामने झुक के रहने से उनको, अब आप ये बताओ कि क्या वो एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जहां पे लोगों को आजादी नहीं होगी? वो सब तो लड़ाई ही आजादी की थी, तो ओपन माइंड कैसे हो सकता है कि डेमोक्रेटिक होंगे कि नहीं होंगे? तो ओपन माइंड नहीं थे, दे वर वेरी श्योर कि स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है जो कि डेमोक्रेटिक था। सिंपल आंसर, ठीक है। सो हियर इज द प्रॉब्लम, हैड एन ओपन माइंड। दे डिड नॉट हैव एन ओपन माइंड वेदर की कंट्री डेमोक्रेटिक होनी चाहिए या नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये नॉट और ये ओपन माइंड बिल्कुल गलत है। Next point. Members of the Constituent Assembly of India held the same views on all provisions of the Constitution. मैंने आपको पहले भी बता दिया कि members of the Constituent Assembly had a dissenting views. Had dissenting views. भाई किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था, और उन dissenting views के पीछे उनके पीछे के rational भी अलग थे, जिनको कि उन्होंने बोला है और उनके statements रिकॉर्ड किए गए हैं। इसीलिए जो कोर्ट्स हैं उन स्टेटमेंट्स और उन रैशनल को सुनते हैं कि इसके पीछे का क्या रैशनल है, और फिर फाइनली बहुत सारे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि वो सबसे अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो वो इंटरप्रेट करेंगे वही फाइनल माना जाएगा। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सिंपल सी लाइन दी जाती है जिसको कि लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, एडवोकेट्स और लॉयर्स। जो संविधान बनाते हुए जो व्यूज प्रेजेंट किए गए थे और उसके पीछे की रीजंस दिए गए थे, कोर्ट उनको सुनता है, यानी जजेस उनको सुनते हैं और फिर देखते हैं अच्छा इसके पीछे का रैशनल ये था, यानी इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है, तो वो उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। सो हमारा दूसरा भी हो गया। सो ये जो सेम व्यूज है ये हमारी प्रॉब्लम है। They did not have the same views, they had dissenting views. Of course, एक ग्रुप में बैठे हो तो dissenting views तो होने ही चाहिए। A country that has a constitution must be a democracy. ये स्टेटमेंट हमने बहुत ही क्लियरली बोला था। ये जरूरी नहीं कि अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके पास डेमोक्रेसी ही होगी, बट हाँ अगर डेमोक्रेसी है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, ऐसा हमने कहा था। ये यही बोल रहा है, अ कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। नहीं, ये उल्टा है, अ कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश जो कि डेमोक्रेसी है उसके पास जरूर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है इसका मतलब क्या है? उसका विश्वास है कि लोगों की पावर सुप्रीम है, और लोगों की पावर सुप्रीम है अगर हम ऐसा सोचते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले, संविधान बनाने वाले, तो वो डेफिनेटली इसको अरेंज करके जाएंगे कि आगे एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक रिटन रूल हो जो कि इसको आगे भी चलाता जाए। लास्ट,
Constitution cannot be amended because it is the supreme law of the country. Again, it is wrong. Yes, this is right that it is the supreme law of the country, but it is wrong that it cannot be amended. It can be amended क्योंकि जब समय चेंज होता है तो उसके साथ लोगों की एस्पिरेशंस, जरूरतें चेंज होती है, जिसके वजह से संविधान को भी चेंज करना जरूरी है. हमारे भारत के अंदर भी, उसके संविधान के अंदर भी देयर इज अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में साफ साफ बताता है. राइट. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, which of these was the most salient underlying conflict in the making of a democratic constitution in South Africa? इनमें से सबसे ज्यादा salient कौन सा प्रॉब्लम था साउथ अफ्रीका के संविधान को बनाने के लिए? बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर, ये तो कोई बात ही नहीं थी. साउथ अफ्रीका और उसके नेबर्स के बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो ये तो नहीं है. बिटवीन मेन एंड विमेन, आदमी और औरत के बीच में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी साउथ अफ्रीका के संविधान बनाने में. Between the colored minority and the black majority, between the white majority and the black minority. अब ये दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? देखो, between the white majority and black minority, white majority में नहीं थे और black minority में नहीं थे, ये उल्टा था. और एक लास्ट वाला क्या है, between the colored minority and black majority, नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो है आपका सी. हालांकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से गलत हो गए हैं. एक्चुअली वाइट्स क्या हैं, वाइट्स माइनॉरिटी में थे, ब्लैक्स मेजॉरिटी में थे, और इनके बीच में थी प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these is a provision that a democratic constitution does not have? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा? पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल होगा. डेमोक्रेसी है तो वो साफ साफ बताएगी कि हेड ऑफ द स्टेट की क्या पावर है और उसकी क्या लिमिटेशन है. दूसरा, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट. यस, सो दिस बिकम्स आवर आंसर. ये है हमारा आंसर. ठीक है, ये है हमारा आंसर. ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूं. डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री का नाम होगा, जाहिर सी बात है. पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की क्या पावर है ये भी होगा. इसके अलावा हेड ऑफ द स्टेट की पावर के बारे में भी बखान होगा. हाँ, हेड ऑफ द स्टेट का नाम नहीं होगा क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट का नाम होगा इलेक्शंस के माध्यम से, जो कि इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा. सो दिस बिकम्स आवर आंसर. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी हेड ऑफ द स्टेट का नाम नहीं होगा. ओके, अब आते हैं मैच द फॉलोइंग के बारे में. सो मैच द फॉलोइंग में क्या क्या है? एक तरफ हमारे सामने लीडर्स हैं और एक तरफ उन्होंने क्या काम किया है वो है. सबसे पहले है मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी 1928 में साइमन कमीशन के रेस्पॉन्स में. ये हमने देखा था. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये भी हमारे को पता है. तीसरा है राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अच्छा, सरोज राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वो थे प्रेसिडेंट किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी वही बनते हैं. और सरोजनी नायडू जो थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर. सो दिस किसके साथ हमारा ये भी खत्म. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम नेहरू स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग. सो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को हमको फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे. मैं 2 का आंसर दूंगा, तीसरे का आंसर आप देंगे. देखो, पहले सी को देखते हैं, उल्टा शुरू करते हैं. द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई. Who was he referring to? ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है उन्होंने किसके संदर्भ में कहा था? ये गांधी जी के संदर्भ में कहा था, क्योंकि ये उनका विजन था कि हर हिंदुस्तानी की आंख से अगर किसी की भी आंख में आंसू है तो उसको हमारे को हटाना है, यही हमारा उद्देश्य है. सो ये गांधी जी आंसर हो गए इसके, सी के. What pledge did he want the makers of the Indian Constitution to take? वो क्या, कौन सी प्लेज चाहते थे? जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले थे वो चाहते थे कि वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं वो अपनी लाइफ को डेडिकेट करें टू द सर्विस ऑफ द कंट्री एंड कंट्रीमैन. उसके बाद व्हाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस? उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनकी ये जो स्पीच थी ये 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट पे हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी. उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी मिली ये बात अच्छी है, बट हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है. इनफैक्ट इतने सारे प्रोमिसेस जो हमने अपने आप से किए हैं, लोगों से किए हैं, वो एक साथ पूरे नहीं भी हो सकते.
क्योंकि उनको पूरा करने के लिए हमारे को टाइम चाहिए, रिसोर्स चाहिए। जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारे पास रिसोर्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको पूरा करते जाएंगे। सो हमने चलो तीनों का ही आंसर दे दिया। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये है कुछ गाइडिंग वैल्यूज, अब हमारे को उसका मतलब बताना है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बाकी चीजों की तरह किया है। सबसे पहले है वर्ड सोवरेन। सोवरेन का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या है, पीपल हेड ऑफ द स्टेट नहीं, पीपल हैव, अच्छा ये ए का क्या है आंसर, सेकंड, कि लोगों के पास सुप्रीम राइट है अपने डिसीजंस लेने के लिए, कोई उनको आके नहीं बताएगा कि उनको किस तरीके से अपने डिसीजंस लेने हैं। दूसरा वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, एक इलेक्टेड हेड होगा, ना कि नॉन इलेक्टेड हेड। तीसरा क्या है, फ्रेटर्निटी। आपको अच्छी तरीके से पता है फ्रेटर्निटी मतलब होता है कि लोगों को अपने भाई बहनों की तरह आपस में बिहेव करना चाहिए, ब्रदरहुड की एक फीलिंग आनी चाहिए। चौथा है सेक्युलर, यानी किसी उस सारे रिलीजन का एक ही स्टेटस है, सब बराबर है, सब इक्वल रिलीजन है। तो क्या है, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। तो सरकार किसी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, इसका मतलब सारे रिलीजन क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया अ डेमोक्रेसी, हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। सो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को डेमोक्रेसी जो बनाया है उसके पीछे के व्यूज दे रहे हैं, उसके पीछे के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, हमारे को बताना है किस हद तक ये सही है। सबसे पहला क्या है, अच्छा इसका सेकंड लाइन भी है, हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। तो हमारे को बताना है कि हम इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहला ये है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, वी रिसीव ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। सो जहां तक मेरी बात है, वैसे इसको ना थोड़ा ओपन माइंड होके, मैं टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइंड को बहुत ओपन रखिए, इसके आंसर्स पहले ही क्लोज मत करिए, ये बच्चों के ऊपर छोड़िए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि किताब और जो पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि इसका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है और इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बहुत हद तक सही है। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। ये कैसे हो सकता है कि जब ब्रिटिश रूलर्स ने हम लोगों को ही डेमोक्रेसी नहीं दी, जब हमें ही इक्वालिटी नहीं फील होने दी, जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था ही नहीं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को वोट करने का अधिकार था, तो डेमोक्रेसी अंग्रेजों का गिफ्ट कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर बात है कि उनकी बनाई गई इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करने के बाद हम लोगों को डेफिनेटली पता चला कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, विच इज सेड बाय द सेकंड स्टेटमेंट विच इज राइट। ये ठीक लग रहा है, बाकी ठीक नहीं है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। अब पीछे का आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे। We were lucky to have leaders who had democratic convictions. The denial of democracy in several other newly independent countries shows the important role of these leaders. So basically ये बता रहे हैं, of course we are lucky, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे उनकी सोच जब वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके सामने डुअल ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि अंग्रेजों को यहां से निकालना है, और साथ ही साथ उनका ये भी ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज दे बिलीव्ड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, उनको ये अच्छी तरीके से पता था कि आगे जो हम देश का निर्माण करेंगे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, बी मैंने छोड़ दिया। फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। ये बात सही है, ये बात तो सही है कि उनके साथ उनके अंडर काम करते करते हमारे को इतने ज्यादा अपोज हो गए थे टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जहां पर हम लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। we had this very clear vision कि हमारे को अगर कुछ एस्टैब्लिश करना है तो वो एस्टैब्लिश करना है हमारे को क्या, डेमोक्रेसी, हमारे को बिलीव करना है इक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि हम इतने ज्यादा त्रस्त हो चुके थे, we were so much exploited by the British that we had very clear idea of what we wanted to be. अब ये क्वेश्चन लास्ट वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, गिव रीजंस व्हाई ईच ऑफ दीस is true or not true. The authority of the rules of the constitution is the same as that of any other law. Well, not exactly. Constitution lays down, okay, the authority of the rules of the constitution is the same as that of any other law. That is true, but इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट ये है कि इसकी अथॉरिटी तो बिल्कुल, इसकी अथॉरिटी ऑफ कोर्स सुप्रीम है। द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, लॉ की भी सुप्रीम है, बट बस फर्क इतना है कि लॉ में जो है क्या है कि
कानून जब बनाया जाता है उसके साथ पीनल प्रोविजंस भी आते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीनल प्रोविजंस नहीं आते हैं। हालांकि आप यू डोंट हैव द अथॉरिटी, यू डोंट हैव द राइट टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बट एट द सेम टाइम यू डू नॉट हैव द पीनल प्रोविजंस, यू डू नॉट हैव कि क्या कितना पेनल्टी लगेगी क्या नहीं होगी, वो इसके अंदर नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि आपको जो लेजिस्लेचर है वो कैसे इलेक्ट होके आएंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कैसे उसके इलेक्ट होने के बाद वो कैसे अपनी एग्जीक्यूटिव फॉर्म करेंगे, और जुडिशरी कैसे, बहुत ज़्यादा एलॉबरेट प्रोविजंस नहीं है जुडिशरी के बारे में, बट फिर भी थोड़े बहुत प्रोविजंस हैं। सो वी कैन से कि हाँ ये ठीक स्टेटमेंट है। ओके, Rights of citizens and limits on the power of the government. Rights of citizens and limits on the power of government are laid down in the constitution. This is absolutely true. It's a completely true statement. हमारे अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा चैप्टर है जो कि पार्ट 3 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच डील्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, एंड एट द सेम टाइम उन्हीं फंडामेंटल राइट के सब क्लॉजेस के अंदर पावर्स दी गई हैं किसकी, गवर्नमेंट की, जो कि बताती है कि ये राइट्स तो हैं ही हैं मगर ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ये सरकार को भी उसमें पावर दी गई है उन्हीं फंडामेंटल राइट के पार्ट के अंदर, सब क्लॉजेस के अंदर। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन, नॉट अबाउट वैल्यूज। मैं चाहता हूं ये वाला आप लास्ट पेज पढ़ो, और लास्ट पेज के अंदर पढ़ के इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप खुद सोचो, और जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मेरे ख्याल से ये चैप्टर हमने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में कंप्लीट किया है, एंड इट नीडेड वन, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप आगे की पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही केक वॉक की तरह कंप्लीट कर पाओगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू नो व्हाट टू डू। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।